हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपका जो सिलेबस है उसमें एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है ग्राम समाज एवं विकास। और इस ग्राम समाज एवं विकास से आपके परीक्षा में कुल 25 अंकों के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि आपका एग्जाम जो है वह 19 जून को होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अब आपको किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप बुक को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप पूरा पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ग्राम समाज एवं विकास जो है इसके लिए बेहतरीन अध्ययन सामग्री अब तक किसी भी बुक में, किसी भी एक जगह एक बुक में नहीं मिलने वाली है। तो इसके लिए मैं 3 से 4 किताबों को पढ़ने के बाद ग्राम समाज एवं विकास के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को मैं इस नोट्स में सम्मिलित किया हूं। तो चलिए अब इसके बारे में जानना शुरू करते हैं कि इसमें कौन कौन से तथ्य सम्मिलित किए गए हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है और पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं 2 वीडियो पहले बना चुका हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद ग्राम समाज एवं विकास के तथ्यों को समझना आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राम समाज एवं विकास का नोट जो है इसके तीसरे भाग को आज हम जानना शुरू करेंगे। तो ग्राम समाज एवं विकास का यह जो नोट्स है इसका तीसरा भाग शुरू होता है उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसलों के उत्पादक स्थान से, क्योंकि इसके पहले ग्राम समाज एवं विकास के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वे सभी पहले और दूसरे भाग में पूरे विस्तार से बताए जा चुके हैं। यहाँ से हमारा शुरू होता है यूपी स्पेशल, और यूपी स्पेशल जो है आपके परीक्षा में कम से कम 11 से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे ग्राम समाज एवं विकास में, और इसके बाद जो होगा आपका पूरा ग्रामीण परिवेश का होगा। तो चलिए देखते हैं। गेहूं जो है, गेहूं के उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश जो है देश में पहला स्थान रखता है, और यह देश के 35% उत्पादन का अकेला उत्पादन करता है। दूसरा है चावल, धान, धान के उत्पादन में दूसरा स्थान है और यह 15% उत्पादन करता है अपने भारत देश का। तीसरा है बाजरा, बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन मथुरा, आगरा, बदायूं, अलीगढ़, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी जिले में किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा जौ, यह जौ जो है यह उत्तर प्रदेश के जौनपुर, बलिया, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर और प्रतापगढ़ तथा साथ ही प्रयागराज जिले में इसका उत्पादन किया जाता है। आगे हमारा आता है मक्का, मक्का का उत्पादन मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, जयप्रकाश नगर जो कि गोंडा जिले में पड़ता है, जौनपुर, एटा, फिरोजाबाद जिले में किया जाता है। चना का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य जो है यहाँ पे कम मात्रा में होता है, और इसमें जिले जो हैं हमीरपुर है, बांदा है, झांसी है, ललितपुर है, जालौन है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है, कानपुर है, फतेहपुर है, सीतापुर है, बाराबंकी है तथा साथ ही प्रयागराज और आगरा है। इन जिलों में चना का उत्पादन किया जाता है। अरहर, अरहर का उत्पादन सबसे अधिक ललितपुर में होता है, फिर वाराणसी में, झांसी में, प्रयागराज तथा लखनऊ में। गन्ना का उत्पादन, अब गन्ना उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि गन्ना का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि गन्ना जो है इसका उत्पादन अपने भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में पहला स्थान है, और यह देश का 48% अकेला उत्पादन करता है। और इसके लिए विशेष क्षेत्र है गंगा यमुना का दोआब। अब अगला तंबाकू, तंबाकू का उत्पादन वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, सहारनपुर और फर्रुखाबाद जिले में इसका उत्पादन किया जाता है। आगे देखते हैं। मूंगफली का उत्पादन हरदोई जिले में, एटा, सीतापुर, बदायूं, मुरादाबाद जिले में किया जाता है।
इसी प्रकार से अलसी का उत्पादन मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, जयप्रकाश नगर जो कि गोंडा जिले में है, बहराइच तथा हमीरपुर जिले में इसका उत्पादन किया जाता है। कपास का उत्पादन सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, मथुरा, मैनपुरी और फर्रुखाबाद जिले में इसका उत्पादन किया जाता है। जूट का सबसे अधिक उत्पादन बहराइच जिले में होता है, उसके बाद महाराजगंज में होता है, देवरिया में, जयप्रकाश नगर, गोंडा में, सीतापुर तथा लखीमपुर खीरी में जूट का उत्पादन किया जाता है। आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं सरसों का उत्पादन अपने उत्तर प्रदेश के किस किस जिले में सबसे अधिक किया जाता है। तो दोस्तों आपको यह पूरा डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा आपको याद भी नहीं हो पाएगा। बस आप एक से दूसरे तीसरे तक याद रखिएगा। जैसे पहला है जयप्रकाश नगर, गोंडा जिले में है, दूसरा बहराइच, तीसरा मिर्जापुर। इन तीनों जिलों में सरसों का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। अब आगे हम देखेंगे फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थिति क्या है अपने भारत देश में। चलिए देखते हैं अमरूद के बारे में। सबसे पहले अमरूद जो है यह अपने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सबसे अधिक होता है। इलाहाबाद जिसे अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं, और उसके बाद बरेली और फैजाबाद जिलों में अमरूद का उत्पादन किया जाता है। और केला जो है इसका उत्पादन वाराणसी में, गोरखपुर में, इलाहाबाद जिले में किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे है अब आम के बारे में देख लेते हैं। आम जो है इसका उत्पादन सबसे अधिक अपने उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में होता है, उसके बाद बरेली में, फिर मेरठ में। आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसे आमों की नगरी के नाम से जाना जाता है। आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब संतरा जो है, इस संतरा का उत्पादन सबसे अधिक सहारनपुर जिले में होता है। उसके बाद उसका जो क्या है कि किस्म जो है वो बताया गया है, देसी नागपुरी, एम्पटर तथा लड्डू किस्म का संतरा पैदा किया जाता है। यह सहारनपुर जिले में होता है। सहारनपुर जिले में संतरा का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और लीची का उत्पादन सहारनपुर और मेरठ जिलों में होता है। माल्टा जो है यह उत्तर प्रदेश में मेरठ, वाराणसी और सहारनपुर जिले में बहुतायत रूप में उगाया जाता है। आगे देखते हैं नींबू के बारे में। नींबू का उत्पादन भी सबसे अधिक सहारनपुर जिले में होता है, उसके बाद मेरठ में। अब सफ्तालू के बारे में देख लेते हैं। सफ्तालू जो है यह पश्चिमी जिलों और लखनऊ में उत्पादित किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश के कृषि के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि की स्थिति के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश की आर्थिक संपन्नता में कृषि का अहम योगदान है, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या है। और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या होने के बाद भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है ना, यहाँ की जनसंख्या जो है सबसे अधिक कृषि कार्य में लगी रहती है। सबसे अधिक कृषि करती है यहाँ की जनसंख्या। तो कृषि संपन्नता में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पे 16% उत्पादन किया जाता है पूरे भारतवर्ष का। और यहाँ पे आलू, गन्ना, चावल, मक्का, जौ, बाजरा बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है। और उत्तर प्रदेश के 88% भूमि पर खेती की जाती है, जिससे उत्तर प्रदेश राज्य को 68% आय प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश की नकदी फसलें जो हैं उसको हम देख लेते हैं। दोस्तों यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर इससे प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए कि दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऐसा फसल है जो नकदी फसल है। तो आपको याद करना पड़ेगा मूंगफली, गन्ना, कपास, चाय, तिल, सरसों और तंबाकू जो है यह आपका नकदी फसल है जो उत्तर प्रदेश में
उत्पादित किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग जो है, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और 1880 में इस विभाग को भू अभिलेख विभाग से जोड़ दिया गया और 1 दिसंबर 1919 को कृषि विभाग स्वतंत्र विभाग बन गया और इसकी विधिवत रूप से स्थापना वर्ष 1920 में की गई थी। आगे देखते हैं। अब कृषि विकास का उद्देश्य क्या है, कृषि विभाग जो है उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। कृषि विभाग जो है उसका उद्देश्य पहला यह है कि कृषि विकास दर को बढ़ाना तथा फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए योजनाएं बनाना। उसके बाद है किसानों को रोजगार के अवसर के साथ ही उनकी आय में वृद्धि करना। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि किसानों की आय में वृद्धि हो। उसके बाद है कृषि से संबंधित समस्याओं का समाधान करना। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या जो है यह 9 है। यह आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बताइए उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है। इसे याद रखिएगा। अब वह कृषि जलवायु प्रदेश 9 कौन है उनको देख लेते हैं। पहला है तराई क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, चौथा है दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र और पांचवा है मध्य मैदानी क्षेत्र और छठा है बुंदेलखंड क्षेत्र, सातवां है उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र और आठवां है आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र और 9 नंबर का है विंध्य क्षेत्र। अब किसानों की आय दुगनी कैसे हो, इस पे क्या रणनीति हो सकती है उसके बारे में जान लेते हैं और यह सबसे महत्वपूर्ण है कि किसानों की आय दुगनी हो। इसके लिए यहाँ पे कुछ सुझाव दिए गए हैं, उसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे किसानों की आय दुगनी हो सकती है। आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है और ऑप्शन बनाकर दिया जा सकता है और इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए किसानों की आय दुगनी करने की रणनीति में कौन सा सम्मिलित है या कौन सा नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पे 2 या 2 से अधिक फसल जब किसान एक साथ उगाते हैं और उसके साथ बागवानी पशुपालन कर लेते हैं, मधुमक्खी पालन कर लेते हैं या रेशम कीट पालन कर लेते हैं, तो इससे भी उनकी आमदनी दुगनी हो सकती है। उसके बाद है खेत का जो मेड़ होता है, किसानों का जो खेत होता है उसका मेड़ होता है, उस मेड़ पर वह पॉपुलर की खेती कर सकते हैं। पॉपुलर एक वृक्ष होता है, इसकी खेती कर सकते हैं। करौंदा का पेड़ उगा सकते हैं, यानी कि मेड़ों पर वृक्षारोपण करके अपने आमदनी को दुगना कर सकते हैं। उसके बाद है दुग्ध उत्पादन के साथ, जो किसान दुग्ध उत्पादन करते हैं वह दुग्ध उत्पादन के साथ गोबर तथा गौमूत्र से कंपोस्ट खाद बनाकर भी अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं। उसके बाद है नवीन कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करके भी किसान अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक क्या है कि हमारे गांव में किसान जो है वह परंपरागत तरीके से ही खेती करते हैं, क्योंकि नवीन कृषि यंत्र जो हैं उनको आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। आगे है फूड प्रोसेसिंग के द्वारा कृषि उत्पादों से अत्यधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद है उत्पादन लागत कम करके भी अपनी आय में कुछ मदद प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है अत्यधिक उत्पादन करके आय में वृद्धि की जा सकती है। उसके बाद है राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ में है। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान जो है यह रहमानखेड़ा लखनऊ में है। अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम। उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम जो है यह 1983 में पारित किया गया था। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश भूमि जल संरक्षण अधिनियम जो है यह किस वर्ष पारित किया गया था।
अब उत्तर प्रदेश का राज्य बीज प्रमाणीकरण जो संस्था है उसके बारे में जान लेते हैं। यह भारतीय बीज अधिनियम जो है 1966 की धारा 8 के अधीन 5 अक्टूबर 1976 को इस संस्था की स्थापना हुई थी और इस संस्था में बीजों के प्रमाणीकरण का कार्य 1977 में खरीफ की फसल से शुरू हुआ था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था है, इसकी स्थापना जब हुई थी तो किस फसल के साथ इसकी शुरुआत की गई। अब उत्तर प्रदेश मंडी परिषद के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी और उत्तर प्रदेश मंडी परिषद जो है इसका कार्य है कि मंडी समितियों की गतिविधियों एवं कल्याणकारी योजनाओं को नियंत्रित करने के साथ ही उसे मार्गदर्शन प्रदान करना। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1978 में हुआ था। इसका उद्देश्य है भूमि का स्वास्थ्य एवं उत्पादकता की रक्षा करना। अगला है उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग। अंग्रेजों के समय में वर्ष 1920 में शुगर कमेटी की स्थापना हुई थी। गन्ना विकास विभाग की स्थापना जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। गन्ना विकास विभाग जो है इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। भारत का प्रथम चीनी मिल, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है और आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बताइए भारत का पहला जो चीनी मिल है जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले स्थापित हुआ था। तो यह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर नामक स्थान पर हुआ था। भारत का पहला चीनी मिल जो है इसकी स्थापना 1953 में हुई थी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर नामक स्थान पर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है चीनी मिल नियंत्रण अधिनियम जो है 1938 में लागू हुआ था। गन्ना का मूल स्थान जो है भारत है। यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बताइए गन्ना का मूल स्थान जो है वह कौन सा देश है। तो यह अपना भारत देश है। वर्ष 2020 से 21 में उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन 81.50 टन प्रति हेक्टेयर था। 2020 से 21 में यूपी में गन्ना खेती का क्षेत्र 27.40 लाख प्रति हेक्टेयर था। 2020 से 21 का ही डाटा है कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का संचालन इस समय 120 है, यानी कि इस समय उत्तर प्रदेश में 120 चीनी मिलों का संचालन किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग के बारे में जानते हैं। दोस्तों ग्राम समाज एवं विकास जो है उसके लिए यह हमारा नोट्स है, इसीलिए हम संक्षेप में ही हर चीज को जानेंगे और उतने ही तथ्यों के बारे में जानेंगे जितना आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग जो है इसकी स्थापना 1904 में हुआ था और इसके 3 स्तर हैं। यह 3 स्तरों पर विभाजित है। पहला है प्राथमिक स्तर जो सहकारी संघ कहलाता है। दूसरा है केंद्रीय स्तर, जिला सहकारी बैंक इसमें आते हैं। और तीसरा है शीर्ष स्तर, इसमें कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल किया गया है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में जान लेते हैं। हरित क्रांति जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहले चरण में गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई तो वर्ष क्या था। आप कमेंट करके बताइएगा। और यह भी पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस फसल में हुआ। दूसरे चरण में बात कर लेते हैं। पहले चरण में गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई थी उत्तर प्रदेश में। दूसरे चरण में चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। और जो क्षेत्र पहले हरित क्रांति से
वंचित थे उनको दूसरे हरित क्रांति में शामिल कर लिया गया। अब कृषि क्रांति क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो कृषि का अपने प्रारंभिक मूल रूप से उठकर आधुनिक रूप को प्राप्त करना कृषि क्रांति कहलाता है। यानी कि परंपरागत तरीके से जो कृषि की जा रही है अब तक, उसमें नवीन तकनीकों का इस्तेमाल करके अत्यधिक उपज को प्राप्त करना ही कृषि क्रांति कहलाता है। कृषि क्रांति में नवीन खोजों, आविष्कारों, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी आदि को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें नवीन यंत्रों एवं संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। भारत की प्रमुख कृषि क्रांति या भारत में कृषि क्रांति की शुरुआत 60 के दशक में हुई थी। देश में सबसे पहली हरित क्रांति थी। इसके बाद देश में श्वेत क्रांति, फिर पीली क्रांति, फिर उसके बाद गोल क्रांति जैसे अन्य क्रांतियों की शुरुआत हुई। अब भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियां कौन हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इससे आपके परीक्षा में प्रश्न आता है कि जैसे हरित क्रांति है इसका उत्पादन किस क्षेत्र से है, इसी प्रकार से गोल क्रांति जो है इसका संबंध किस फसल से है, उसी प्रकार से भूरी क्रांति हो गई। तो चलिए जान लेते हैं कि हरित क्रांति जो है यह भारत में इसकी शुरुआत 1967 से 68 के बीच मानी जाती है और भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। ये तो रहे भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता। यदि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे तो आप क्या बताएंगे, आप कमेंट करके बताइए। एम एस स्वामीनाथन केरल के कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप याद रखिएगा कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई उसकी शुरुआत एम एस स्वामीनाथन ने किया था और वह उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में हरित क्रांति की शुरुआत किए थे। आगे देखते हैं। आगे है हमारा हरित क्रांति के तहत प्रसंसाधित बीजों का प्रयोग करके आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके सिंचाई की व्यवस्था, कृत्रिम खाद और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से गेहूं और चावल के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। हरित क्रांति में हुआ क्या, पहले परंपरागत तरीके से, प्राचीन तरीके से खेती की जाती थी, लेकिन जब एम एस स्वामीनाथन भारत आए तो उन्होंने अत्यधिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया खेती में और नवीन यंत्रों का इस्तेमाल किया और इन दोनों के इस्तेमाल से कृषि में जो हम गेहूं उगाते थे उसमें अत्यधिक वृद्धि हुई, इसके उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, फिर उसके बाद चावल के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, लेकिन पहला फसल जो है गेहूं ही है। यदि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि हरित क्रांति जो शुरू हुआ था उसमें किस फसल के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई तो वह आपका गेहूं है। और यह भी यदि आपसे पूछ ले कि बताइए गेहूं की वह कौन सी प्रजाति थी जिसके उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई हरित क्रांति से, तो वह आपका मैक्सिकन गेहूं था। अब जान लेते हैं आगे। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई थी। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में ही हो गई थी। हमारे भारत में 6 साल बाद हुआ था एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में है। ये मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है। इसको आप याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है यह फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। आगे देखते हैं नीली क्रांति के बारे में। दोस्तों नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है आप कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है इसकी शुरुआत 1985 से 1990 के बीच मानी जाती है और नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से संबंधित है। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी को माना जाता है। यह भी याद रखिएगा, यह भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत में नीली क्रांति जो शुरू हुई थी
उसकी शुरुआत किसके द्वारा या उसके जनक कौन थे? तो यह थे अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी। आगे देखते हैं, आगे नीली क्रांति के बारे में और जान लेते हैं। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी FFDA की स्थापना की है। भारत में मछली का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। भारत में मछली का उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में होता है तथा केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना मुंबई में की गई है। याद रखिएगा, केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र जो है इसकी स्थापना मुंबई में की गई है। और विश्व स्तर पर यदि देखें तो मछली का सबसे अधिक उत्पादन चीन में होता है। भारत में मछली का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है और विश्व स्तर पर देखें तो मछली का सबसे अधिक उत्पादन चीन में होता है। साथ ही अभी देख लेते हैं नीली और पीली क्रांति जो है, नीली क्रांति को तो हम जान ही लिए हैं, इसका संबंध मछली उत्पादन से है। उसके बाद पीली क्रांति जो है इसकी शुरुआत भी चीन से ही मानी जाती है। अब आगे देखते हैं पीली क्रांति के बारे में। पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है, आप बताइए कमेंट करके। देखते हैं पीली क्रांति जो है, हरित क्रांति का जब दूसरा चरण शुरू हुआ था तब पीली क्रांति की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत 1985 से 1990 की पंचवर्षीय योजनाओं में पीली क्रांति को तिलहन फसलों में आत्मनिर्भरता के लिए शुरू किया गया था। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो यह है तिलहन उत्पादन से। भारत में पीली क्रांति का जनक सैम पित्रोदा को माना जाता है। पीली क्रांति के जनक भारत में सैम पित्रोदा को माना जाता है और पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। अब पीली क्रांति में तिलहन का उत्पादन कैसे अत्यधिक किया जा सकता है और इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए कुछ प्रमुख फसलें हैं जैसे सूरजमुखी और अलसी, मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी। इन सभी से तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है क्योंकि इनसे तेल ही प्राप्त किया जाता है। गोल क्रांति, अब गोल क्रांति के बारे में जान लेते हैं। भारत में गोल क्रांति आलू के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए की गई थी। इस गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से है। देश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है यह शिमला में है। इसको भी याद रखिएगा, यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है यह कहाँ पे है, तो याद रखिएगा यह शिमला में है। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाली सब्जी आलू है और आलू का ही सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है सब्जियों को बनाने के लिए। और आलू का सबसे अधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। यदि आपसे पूछ ले कि भारत के किस राज्य में आलू का सबसे अधिक उत्पादन होता है तो वह है हमारा उत्तर प्रदेश। अब वैश्विक स्तर पर बात करें तो आलू का उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, पहले नंबर पे चीन है। देखिए भारत में आलू का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगर विश्व स्तर पे पूछ ले कि आलू का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है तो वह चीन में होता है और उसके बाद भारत का नंबर आता है। आलू उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और भारत में आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अब लाल क्रांति के बारे में जान लेते हैं। लाल क्रांति, इसका संबंध जो है टमाटर और मांस के उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध जो है टमाटर और मांस के उत्पादन से है। और लाल क्रांति की शुरुआत जो है भारत में जब की गई थी तो इसके जनक विशाल तिवारी हैं। देश में टमाटर का सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। याद रखिएगा कि टमाटर का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाता है तो वह है आपका महाराष्ट्र। मांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अब भूरी क्रांति के बारे में जान लेते हैं। भूरी क्रांति का संबंध कोको या चर्म उत्पादन से संबंधित है। कोको या चर्म उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी हैं। आगे देखते हैं
आगे है हमारा धूसर या ग्रे क्रांति। इसका संबंध उर्वरक उत्पादन से है। और धूसर या ग्रे क्रांति की शुरुआत जो है 1960 से 70 के दशक में हुआ था। आगे देखते हैं गुलाबी क्रांति के बारे में। और यह गुलाबी क्रांति जो है यह झींगा या प्याज उत्पादन से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति की शुरुआत जो है 1970 में हुआ था। अब सिल्वर क्रांति के बारे में जानते हैं। सिल्वर क्रांति का संबंध जो है अंडा या पोल्ट्री से है। और सिल्वर क्रांति की शुरुआत जो 1980 में हुआ था। और सिल्वर क्रांति के जनक जो हैं वह इंदिरा गांधी हैं। अब गोल्डन क्रांति के बारे में जानते हैं। गोल्डन क्रांति का संबंध जो है बागवानी या फल उत्पादन से है। और गोल्डन क्रांति की शुरुआत जो है 1991 में हुआ था। और गोल्डन क्रांति के जनक जो हैं यह निरपाक टूटेज हैं। दोस्तों अब हम उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं या उत्तर प्रदेश का जो स्टैटिक जीके है अब उसके बारे में हम जानेंगे। यहां से हम उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय को जानेंगे, पूरे विस्तार से उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो चलिए एक एक करके जानना शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो इमेज लगाया गया है यह आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि दिख तो रहा है। देखिए दोस्तों यह उत्तर प्रदेश का मैप है। इस मैप में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। चलिए उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय को जानना शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास को सबसे पहले देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है। दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है इसको सबसे पहले शुरुआत में संयुक्त प्रांत या अंग्रेजी में यूनाइटेड प्रोविंसेस के बारे में यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश कालीन भारत में तथा भारत के स्वतंत्र होने के बाद तक एक प्रमुख प्रांत था। उत्तर प्रदेश जो है यह ब्रिटिश काल के समय भारत का एक प्रमुख प्रांत था। और यह 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया जब तत्कालीन अंग्रेजों ने यूनाइटेड प्रोविंसेस को छोटा किया तथा इसके अंतर्गत लगभग वही भूभाग आता था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर बनता है। आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड जो है यह उत्तर प्रदेश से अलग कब हुआ। तो कमेंट करके आप बताइए कि उत्तराखंड राज्य जो है जो पहले उत्तर प्रदेश में आता था यह कब उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। तो दोस्तों ग्राम समाज एवं विकास का यह हमारा तीसरा भाग था। अब हम आगे इसके बारे में जिक्र करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला पार्ट जैसे ही मैं बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उसका तुरंत लाभ उठा सकें ताकि परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने में आसानी हो। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।